हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोशिकांग न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्रक कोशिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑर्गेनेल माना जाता है क्योंकि इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसके द्वारा ये कोशिका की समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने 1831 में सबसे पहले कोशिका के परमानेंट या स्थायी ऑर्गेनेल के रूप में केंद्र का वर्णन किया। उसके बाद जे हेमरलिंग ने 1937 में एसिटेबुलेरिया नाम की एल्गी है जिस पर प्रयोग किए और कई प्रयोगों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो केंद्रक होता है वह कोशिका में रेगुलेटरी या नियमनकारी और आनुवंशिक महत्व रखता है। कैरियोटाइप स्टडी ऑफ न्यूक्लियस कहलाती है। कैरियोटाइप विज्ञान की वो शाखा है, कैरियोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जो न्यूक्लियस की स्टडी से संबंधित होती है, कैरियोलॉजी। उसके बाद हम ऑक्यूरेंस की बात करें कि ये कहाँ पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस का अभाव होता है। जब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया तब हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो मेन डिफरेंस होता है वह न्यूक्लियस का ही होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सुगठित न्यूक्लियस का अभाव होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक वेल डेवलप्ड या सुगठित न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे आरबीसी जो होती है वो मैच्योर होने के बाद में उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस सामान्यतः केंद्र की स्थिति कोशिकाओं में केंद्रीय या सेंट्रल होती है और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इनकी स्थिति अलग अलग होती है, परंतु एक ही प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनमें सामान्यतः इसकी पोजीशन निश्चित होती है। एम्ब्रियोनिक सेल जो होती है, भ्रूण की कोशिकाएं, उनमें सामान्यतः केंद्रीय स्थिति में ये पाया जाता है, यानी कोशिका का जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे न्यूक्लियस उपस्थित होता है। संख्या की हम बात करें तो अधिकांश कोशिकाओं में एक ही केंद्रक पाया जाता है और इस प्रकार की कोशिकाओं को मोनोन्यूक्लिएट सेल्स कहते हैं। परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जिनमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिन्हें बाइन्यूक्लिएट बोलते हैं, जैसे पैरामीशियम जो एनिमल है और यूनिसेलुलर एक कोशिका एनिमल है, उसमें दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कुछ सेल्स ऐसी है जिनमें दो से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। इन सेल्स को मल्टीन्यूक्लिएट या बहुकेंद्र की कोशिकाएं बोलते हैं। जैसे प्लांट सेल में ये कोइनोसाइट्स जो होती है उनमें होता है, और मल्टीन्यूक्लिएट एनिमल सेल्स है वो सिंशियम कहलाती है, जैसे एस्करिस की एपिडर्मिस में, और जो रेखित पेशी तंतु होते हैं वो भी मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं जिनमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। शेप की हम बात करें तो केंद्र का जो शेप होता है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में अलग अलग हो सकता है। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, उनमें ये डिस्क शेप का हो सकता है, जबकि स्फेरिकल यानी गोलाकार, क्यूबॉइडल घनाकार या पॉलीहेड्रल सेल्स में केंद्रक सामान्यतः गोलाकार पाया जाता है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती है उसमें केंद्रक के साइज में डिफरेंस हो सकता है। जैसे पैरामीशियम में ये किडनी के शेप का होता है। आकार की जहाँ तक बात है तो विभिन्न स्पीसीज और एक ही स्पीसीज की विभिन्न सेल्स तथा एक ही सेल की जो विभिन्न फेज होती है, विभिन्न क्रियात्मक अवस्थाएं होती है, उसमें केंद्र का आकार अलग अलग होता है। केंद्र का आकार उसमें उपस्थित आनुवंशिक पदार्थ जो होता है उसकी मात्रा पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे ट्राइप्लॉइड है कोई सेल, या टेट्राप्लॉइड है, ट्राइप्लॉइड जिसमें जीनोम के 3 सेट पाए जाते हैं, टेट्राप्लॉइड जिसमें 4 सेट पाए जाते हैं, तो उनमें केंद्र का आकार थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा बढ़ रही है। इसका व्यास जो होता है, डायमीटर, वो सामान्यतः 4 माइक्रोन से
14 माइक्रोन तक होता है। और आकार कोशिका द्रव्य के अनुक्रमानुपाती भी होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहा जाता है। कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होने पर ये जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, ये गुणांक यह सामान्य हो जाता है। तब कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका बनाती है और इस इंडेक्स को करेक्ट करती है। कोशिका के जीवन काल में न्यूक्लियस 2 अवस्था में पाया जाता है। एक तो अंतरावस्था या मेटाबॉलिक प्रावस्था, अपाचयी अवस्था, जिसे इंटरफेज या मेटाबॉलिक फेज कहते हैं। दूसरा विभाजन प्रावस्था या डिवीजन फेज या डिवाइडिंग फेज। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इंटरफेज केंद्रक में सामान्यतः 5 संरचनाएं पाई जाती है। एक तो न्यूक्लियर एनवलप यानी केंद्रक आवरण, जिसे केंद्रक कला भी बोलते हैं या कैरियोथिका भी बोलते हैं। दूसरा जो है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे कैरियोलिम्ब भी बोलते हैं। तीसरा क्रोमेटिन रेटिकुलम और चौथा केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, केंद्रक आवरण की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यह केंद्रक पदार्थ को साइटोसोल यानी कोशिका द्रव्य से पृथक करने का कार्य करता है। साइटोसोल और न्यूक्लियो प्लाज्म के बीच में एक बैरियर का कार्य करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें 2 यूनिट मेम्ब्रेन होती है, यानी ये डबल मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन्स होती है 70 to 18 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। आउटर मेम्ब्रेन, एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उस पर राइबोसोम लगे हो सकते हैं और कुछ स्थानों पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी अटैच होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी नहीं जुड़ी हुई होती है। इसकी जो भीतरी सतह होती है, इनर सरफेस, उस पर प्रोटीन की जो इलेक्ट्रॉन डेंस यानी इलेक्ट्रॉन सघन या केंद्र की स्तरिका न्यूक्लियर लेमिना पाई जाती है, जिसे हनीकॉम्ब लेयर या न्यूक्लियर कॉर्टेक्स भी कहते हैं। ये जो लेयर होती है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में लगभग 50 से 80 नैनोमीटर थिक होती है और मेम्ब्रेन सेल्स में ये यूनिफॉर्म होती है। उसमें हनीकॉम्ब लेयर नहीं होती है, ये यूनिफॉर्म लेयर होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं वो है पेरी न्यूक्लियर स्पेस की, यानी परिकेंद्र की स्थल जिसे कहते हैं। आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में लगभग 10 से 70 नैनोमीटर, जो कि एवरेज 20-22 नैनोमीटर, 20-25 नैनोमीटर ब्रॉड एरिया होता है, वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है। इस स्थान पर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी के समान पदार्थ पाया जाता है। दोनों कलाओं की जो आंतरिक सतहों से जुड़े अनुप्रस्थ रेशे भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि इन्हें एक दूसरे से सेपरेट बनाए रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियर पोर की, यानी केंद्र की छिद्र की। केंद्र का आवरण में कुछ स्थानों पर छिद्र पाए जाते हैं जहाँ दोनों केंद्रक कलाएँ एक दूसरे से मिली हुई रहती है या सतत होती है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लगभग 2% भाग बनाते हैं और एक जो पारूपी कोशिका या टिपिकल मेमेलियन सेल्स होती है उसमें 3000 से 4000 न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। इनका व्यास लगभग 50 से 80 नैनोमीटर होता है। न्यूक्लियर पोर यानी केंद्रकीय छिद्र में इलेक्ट्रॉन सघन पदार्थ से बना एक बेलनाकार एन्युलस पाया जाता है। न्यूक्लियर पोर और एन्युलस मिलकर पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो एन्युलस जो बीच में होता है वो और ये पोर मिलकर पोर कॉम्प्लेक्स या छिद्र सम्मिश्र बनाते हैं। पोर कॉम्प्लेक्स के मध्य एक बड़ा ग्रेन्यूल पाया जाता है कण, जिसे सेंट्रल प्लग कहते हैं।
और 8 एनुलर ग्रेनुल्स यानी वलिक कण कोशिका द्रव्य सतह पर और 8 ही केंद्रक द्रव्य सतह पर पाए जाते हैं और प्रत्येक लगभग 15 नैनोमीटर साइज के होते हैं। सेंट्रल प्लग से रेडियल स्पोक निकलते हैं जो कि वलिका या एनुलस परिस्थित कणों से जुड़े रहते हैं। इस डायग्राम में हम ये न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि न्यूक्लियर पोर है, इसमें ये साइटोप्लाज्मिक फाइब्रिल है और यहाँ पे ये डिस्टल रिंग है और ये पूरा पोर कॉम्प्लेक्स जो बना है ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो इस प्रकार ये स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियर पोर का। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कि ये जो केंद्रक आवरण होता है ये क्या कार्य करता है। तो पहले इसका कार्य है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शन, यानी केंद्रक आवरण साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य एक बैरियर का कार्य करता है। सेकंड है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, विभिन्न आयनों के अणुओं का केंद्रक आवरण के आर पार कई विधियों द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे या तो थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है कार्बनिक पदार्थों के आयन और कार्बनिक पदार्थों के छोटे अणुओं का अभिगमन, ये थ्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। थ्रू पिनोसाइटोसिस, बड़े अणु और अन्य कणों का अभिगमन पिनोसाइटोसिस द्वारा होता है। उसके अलावा थ्रू इवेजिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी विभिन्न पदार्थों का इसके द्वारा विभिन्न पदार्थों का अभिगमन होता है। थ्रू न्यूक्लियर पोर, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कण और कुछ प्रोटीन अणुओं का अभिगमन न्यूक्लियर पोर से होता है और कुछ का होता है एक्सचेंज थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है वो है अटैचमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। केंद्रक आवरण जो होता है वो कुछ कोशिका द्रव्य अवयव जैसे मायोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स आदि के अटैचमेंट के लिए एक सतह या सरफेस प्रदान करता है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। लगभग 10 नैनोमीटर के फिलामेंट जो कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं, कुछ कोशिकाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आदि से कनेक्टेड होते हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। केंद्रक आवरण माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के रूप में भी कार्य करता है। उसके बाद अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियर कंपोनेंट्स, क्रोमोसोम केंद्रक आवरण के जो सेंट्रोमेरिक या टीलोमेरिक रूप से जुड़े होते हैं। बार बॉडी भी केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्ट्रांगली अटैच्ड होती है। मियोसिस के समय बने जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसके लेटरल कंपोनेंट्स आंतरिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। उसके अलावा मेमेलियन सेल्स में इंटरफेस क्रोमेटिन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती है। उसका नेक्स्ट फंक्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, वो है कंट्रीब्यूशन टू अदर सेल मेम्ब्रेन्स। केंद्रक आवरण से वेसिकल्स बनते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एनुलर टेम्बली आदि के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ER के समान इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस की हम बात करें तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर जैसा कि हमने जाना कि कुछ राइबोसोम्स अटैच रहते हैं तथा कुछ प्रोटीन जो एंटीबॉडी, लाइसोसोमल एंजाइम आदि का सिंथेसिस भी यहाँ होता है। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का वो है न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे कैरियोलिम्फ भी कहते हैं या केंद्रक रस के नाम से भी जानते हैं।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरे हुए जो समांगी यानी होमोजिनस कम शांता वाला जो कणिकीय अर्धतरल होता है वो कैरियोलिम्फ कहलाता है। इसमें क्रोमेटिन जालिका, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस और राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त निम्न पदार्थ भी पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, मिनरल्स। प्रोटीन्स जो होते हैं इनमें वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रकार के जो प्रोटीन, हिस्टोन जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और नॉन हिस्टोन होते हैं वो क्षारीय नहीं होते, एसिडिक होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें तो उसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि डीएनए और आरएनए के संश्लेषण में आवश्यक होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज आदि एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं कैरियोलिम्फ में। कैरियोलिम्फ क्या करता है कि एक तो डीएनए की जो रेप्लिकेशन होता है उसका कार्य करता है, आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो भी कैरियोलिम्फ में ही होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और विभिन्न पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन भी होता है यहाँ पे, और केंद्रक का जो विभाजन होता है तब स्पिंडल का निर्माण भी इनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियस का, वो है क्रोमेटिन रेटिकुलम यानी क्रोमेटिन जालिका। न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सी जो अल्परंजित और धागे के समान टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा एक महीन जालिका बनाते हैं जिसे न्यूक्लियर रेटिकुलम या क्रोमेटिन नेट कहते हैं। क्रोमेटिन नेट के जो तंतु होते हैं वो क्रोमेटिन से छोटे और गहरे अभिरंजित, जो कि बेसिक स्ट्रैंड से अभिरंजित होते हैं, कण होते हैं जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं, के कारण कणिका में प्रतीत होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन नेट कुंडलित होकर गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स बनाते हैं। क्रोमेटिन का जो निर्माण होता है वो न्यूक्लियोसोम नामक जो संरचना होती है वो आपस में जुड़कर, यानी उनको जब बार बार रिपीट इकाइयाँ जो होती है न्यूक्लियोसोम की, उसके द्वारा ही क्रोमेटिन का निर्माण होता है। स्टेनिंग प्रॉपर्टी के आधार पर जो इंटरफेस में जो क्रोमेटिन होते हैं उन्हें दो प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, तो यू क्रोमेटिन, दूसरा हेटेरोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन जो होते हैं वह हल्के क्षेत्र और कम अभिरंजित वाले होते हैं। यहाँ क्रोमेटिन ज़्यादा कुंडलित और सघन नहीं होते हैं, और ये जो क्षेत्र होते हैं यू क्रोमेटिन वाले, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव या उपापचय की दृष्टि से सक्रिय होते हैं। दूसरा है हेटेरोक्रोमेटिन। ये हेटेरोक्रोमेट जो होते हैं ये बेसिक स्ट्रैंड से गहरा अभिरंजित होते हैं, और यहाँ क्रोमेटिन अधिक कुंडलित और संघनित अवस्था में पाया जाता है। ये उपापचय दृष्टि से सक्रिय भी होते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन को आगे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन और दूसरा कॉन्स्टिट्यूटिव या ऑर्गेनाइजर हेटेरोक्रोमेटिन। फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है ये कुछ निश्चित सेल प्रकार या डेवलपमेंट की कुछ विशेष अवस्था में ही संघनित होते हैं, तथा संघनित अवस्था में ये परमानेंटली स्टेज में नहीं होते, यानी परमानेंटली ये संघनित नहीं होंगे, ज़्यादा कंडेंस्ड नहीं होंगे। ये पीरियोडिक डिस्पर्सल यानी फ्रिक्वेंटली की ये विक्षेपण दर्शाता है, तथा इस समय जब ये हेटेरोक्रोमेटिन अवस्था में नहीं होते हैं तब ये ट्रांसक्रिप्शन की दृष्टि से एक्टिव रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैमल्स में जो फीमेल्स होती है उनकी बॉडी सेल में से दो में से एक एक्स क्रोमोसोम हेटेरोक्रोमेटिक हो जाता है और सेक्स क्रोमेटिन या बार बॉडी बनाता है, जो कि फैकल्टेटिव या वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन का उदाहरण है। दूसरा प्रकार का जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो है कॉन्स्टिट्यूटिव या ऑर्गेनाइजर हेटेरोक्रोमेटिन, जिसे संरचनात्मक या व्यवस्थापक
हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। ये अधिक परमानेंट प्रकार का, स्थायी प्रकार का हेटेरोक्रोमेटिन है, जो कि सेंट्रोमियर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के टीलोमेयर वाले क्षेत्रों या क्रोमोसोम के कुछ अन्य भागों में पाया जाता है। इस प्रकार के हेटेरोक्रोमेटिन में अत्यधिक पुनरावर्ती प्रकार के डीएनए सीक्वेंस पाई जाती है, जिन्हें हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस कहा जाता है। और ये जनरली ऐसा माना जाता है कि ये जो पार्ट होता है वो क्रोमोसोम में स्ट्रक्चरल भूमिका निभाता है, संरचनात्मक भूमिका निभाता है, बजाय फंक्शनल के। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर के हेटेरोक्रोमेटिन को सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं, तथा इसमें आरएनए के लिए पॉलीजीन्स होते हैं। फंक्शन की बात करें हम तो सेंट्रोमेरिक हेटेरोक्रोमेटिन कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के पृथक्करण में भाग लेता है। जीनोम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बाह्य विघटनकारी और विकासवादी परिवर्तन से रक्षा करता है। मियोसिस के समय ये सजातीय गुणसूत्रों के पास आने के लिए आकर्षण उत्पन्न करते हैं और रेप्लिकेशन व ट्रांसक्रिप्शन में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट हम आगे बात करें तो स्ट्रक्चर जो है वो है केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। ये केंद्रक में सघन कणिकाओं ग्रेनुल के रूप में पाई जाती है। उसका सबसे पहला वर्णन किया था फोंटाना ने 1781 में। लगभग सभी कोशिकाओं में इंटरफेस में गोल या ओवल न्यूक्लियाई दिखते हैं, जो कि प्रोफेज में, जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें जो सेल डिवीजन की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो प्रोफेज होती है, उसमें ये डिसअपीयर या लुप्त हो जाता है। जबकि जब टीलोफेज जो स्टेज होती है उसमें वापस उसी पर ये अपीयर हो जाता है। पोजीशन की हम बात करें इसकी तो न्यूक्लियोलस जनरली न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर जो भाग होता है उससे अटैच होता है। न्यूक्लियोलर संगठक भाग गुणसूत्र के क्रोमोसेंटर में या उसके समीप स्थित होता है और इनकी संख्या केंद्रक में इनकी संख्या गुणसूत्रों के सेट पर निर्भर करती है। सोमेटिक सेल्स में गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं ना, जिसे 2x होते हैं, तो उसमें 2 न्यूक्लियाई, जबकि गैमेट्स में गुणसूत्रों में 1 सेट होता है तो वहाँ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो आकार होता है, आकार कोशिका की सक्रियता पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो सेल्स सक्रिय होती है, एक्टिव होती है, जैसे कि एक सेल्स या सिक्रेटरी सेल्स, उन सेल्स में न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका साइज में बड़े होते हैं, जबकि जो निष्क्रिय सेल्स होती है जैसे स्पर्म या मसल सेल्स, उनमें ये छोटे होंगे या एब्सेंट होंगे। इनकी परासरचना अल्ट्रास्ट्रक्चर की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप में न्यूक्लियोलस समान तरल या अर्धतरल काई के समान प्रतीत होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें डिफरेंट कंपोनेंट दिखाई देते हैं, जैसे कणिकीय क्षेत्र जिसे ग्रेनुलर पोर्शन कहते हैं या पार्स ग्रेनुलोसा बोलते हैं। ये न्यूक्लियोलस का जो पेरिफेरल भाग होता है उसमें पाए जाते हैं, जिसमें 150 से 200 एंगस्ट्रॉम व्यास के राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के ग्रेनुल्स होते हैं। इन ग्रेनुल्स में प्रोटीन और आरएनए 2:1 के रेशियो में, अनुपात में पाए जाते हैं। और ये जो ग्रेनुल्स होते हैं ये राइबोसोम्स के प्रीकर्सर्स होते हैं, जिन्हें न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स भी कहते हैं, यानी राइबोसोम के जो पूर्ववर्ती ही होते हैं ग्रेनुल। उसके बाद फाइब्रिलर पोर्शन की बात करें, जिसे पार्स फाइब्रोसा या रेशेदार भाग बोलते हैं। इस भाग में 50 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम व्यास के राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन तंतु पाए जाते हैं, जो कि ऐसा माना जाता है कि ग्रेनुल्स के प्रीकर्सर्स होते हैं।
और न्यूक्लियर डीएनए से फाइब्रिलर एरिया और फाइब्रिलर एरिया से ग्रेनुलर एरिया बनता है। तीसरा जो पार्ट है वो एमोर्फस मैट्रिक्स, पार्स एमोर्फा या एग क्रिस्टलीय पीठिका जिसे बोलते हैं। ये होमोजेनस क्षेत्र होता है जिसमें प्रोटीन की अधिकता होती है और ग्रेन्यूल्स और फाइब्रिल्स भी स्कैटर्ड या छितरे हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये हम यहाँ देखेंगे कि ये न्यूक्लियोलस है। इसका शेप की हम बात करें तो ये हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स है जिसे पार्स एमोर्फा बोलते हैं। जो ग्रेन्यूल्स है वो ग्रेनुलर पोर्शन या पार्स ग्रेनुलोसा बनाते हैं। जो फाइबर्स जो दिखते हैं वो फाइब्रिलर पोर्शन या पार्स फाइब्रोसा बनाते हैं। और फिर इसके अलावा होता है इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन, ये पाए जाते हैं। अब हम न्यूक्लियस के डायग्राम की हम बात करें, एक बार इसको देखें तो जो स्ट्रक्चर हमने देखे हैं उस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सबसे बाहर की ओर तो ये मेम्ब्रेन पाई जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक तो आउटर और दूसरी इनर, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पाई जाती है। हम देख सकते हैं जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच नहीं है। यहाँ पे बीच बीच में न्यूक्लियर पोर भी होते हैं। और न्यूक्लियर पोर के अलावा अंदर की हम देखेंगे तो क्रोमेटिन नेट पाई जाती है। ये क्रोमेटिन नेट है जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बनती है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियोलस या केंद्रिका भी यहाँ ये पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो न्यूक्लियस होता है जिसे केंद्रक बोलते हैं वो कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक या कोशिकांग होता है जो कि आनुवंशिक पदार्थों के माध्यम से कोशिका की जो विभिन्न गतिविधियाँ हैं उनको कंट्रोल या नियंत्रित करता है। थैंक यू।